गैडी इसेनकोट, ये इजराइल वार कैबिनेट के मेंबर हैं। इन्होंने आज स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने कहा है कि अगर हमें हॉस्टेजेस को छुड़ाना है तो हमको सीज फायर करनी पड़ेगी। तो इनका स्टेटमेंट बहुत ही विस्फोटक है, क्योंकि कल के दिन नेतन्याहू ने अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हॉस्टेजेस तभी छुड़ाए जाएंगे, हमास उनको हॉस्टेजेस को तभी छोड़ेगा जब हमास के ऊपर जो मिलिट्री प्रेशर है उसको बनाए रखा जाएगा जब तक। तो नेतन्याहू का कहने का मतलब है कि जो हमास के ऊपर हमारी इस समय कार्रवाई चल रही है वो जारी रहनी चाहिए, तभी जाके हॉस्टेजेस छोड़ने की कोई चांसेस है। जबकि आज के दिन उन्हीं के जो एक कैबिनेट मेंबर है ईसनकोट, उन्होंने कहा है कि हॉस्टेजेस छुड़ाने का केवल एक तरीका है, वो है सीज़ फायर। यानी कि इन्होंने नेतन्याहू से अलग अपनी प्रतिक्रिया दी है आज के दिन। तो ईसनकोट का वो कहना ये है कि सीज़ फायर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हॉस्टेजेस है वो अलग अलग जगह में छुपा के रखा हुआ है उनको हमास ने। तो कोई एक ऑपरेशन के तहत इनको नहीं छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह कुछ हॉस्टेजेस को छुड़ाएंगे तो बाकी जो हॉस्टेजेस है वो रह जाएंगे। तो इनका कहना ये है कि एक यही तरीका है कि ये सीज़ फायर हो जाए कुछ समय के लिए, और उस समय सीज़ फायर के बदले में हमास को जो हॉस्टेजेस है उनको इसराइल को सौंपना पड़ेगा। जो इसराइल फोर्सेस है वो अब साउथर्न गाजा के इलाकों में मूव करने लग गई। जो खान यूनिस शहर है उसमें उसने जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को अभी वो आगे बढ़ा रही है और वो रफ़ा की तरफ बढ़ रही है। तो इस समय क्योंकि रफ़ा में ही ज़्यादा आबादी इस समय फ़िलिस्तीन आबादी बसी हुई है, लगभग 10 लाख की आबादी रफ़ा में है। तो ये एक आने वाले समय में बहुत गंभीर ये समस्या बनने वाली है, क्योंकि अगर इसराइल रफ़ा में कार्रवाई करता है तो वहाँ पर जान माल का नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। और एक खबर ये भी मिली है कि नसीर हॉस्पिटल जो खान यूनिस के साउथ में है, तो उसके आसपास इसराइल की जो सेना है वो सेलिंग कर रही है, जिसका नुकसान नसीर हॉस्पिटल को हो सकता है आने वाले समय में। इस समय नसीर हॉस्पिटल सबसे बड़ा फंक्शनल हॉस्पिटल है गाजा के अंदर, और नसीर हॉस्पिटल जो यहाँ पर फंक्शनल हो रहा है, पार्शली फंक्शनल कर रहा है अभी हॉस्पिटल ये। और जो ज़्यादातर फ़िलिस्तीन लोग हमले में जो घायल हो रहे हैं उनको इसी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये फिर एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन इशू आ जाएगा। जो गाजा के फ़िलिस्तीन लोग हैं उनके ऊपर लगभग एक हफ्ते से उनके लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद है, कम्युनिकेशन बंद हो रखा है, ब्लैकआउट हो रखा है कम्युनिकेशन। और इसकी वजह से बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाईज है वो भी नहीं पहुँच पा रही है। अगर कोई इंजर हो जाता है तो फ़ोन कॉल नहीं कर सकता है एम्बुलेंस को। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेट से हो रही है। जो हेल्थ सर्विस है गाजा की वो भी डेसिमेटेड हो चुकी है। जो नॉर्थ गाजा का इलाका है वहाँ पर तो सारे हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, और साउथ गाजा में भी लगभग थोड़े बहुत ही हॉस्पिटल बचे हुए। और एक दिक्कत एक ये भी है कि जो हॉस्पिटल है उसमें सप्लाईज ख़त्म हो रखी है, एनेस्थीसिया वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से जो दूसरे मेडिकल सप्लाईज है वो बंद हो चुकी है, जिस कारण डॉक्टरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से एग्जॉस्टेड हो चुके हैं मेडिकल स्टाफ। 3 महीने से लगातार वो काम कर रहे, मरीजों का इलाज कर रहे, लेकिन अब उनके पास लगता है कि इतनी कैपेसिटी तो अब नहीं रह गई, क्योंकि उनके पास ना तो मेडिकल सप्लाईज है और ना ही उनको 3 महीने से आराम मिला है। जो डॉक्टर्स है उनको उन्होंने एक्सपीरियंस अपने जब साझा कर रहे तो बहुत वो दर्दनाक खबरें दिखा रहे, बताने की कोशिश कर रहे। और जैसे कि वो कह रहे कि वो उनको जो बच्चे हैं उनके बच्चों का उनको कभी कभी, क्योंकि बच्चे घायल हो रखे तो उनके कभी कभी हाथ काटने पड़ रहे, पाँव काटने पड़ रहे। तो उन बच्चों को एनेस्थीसिया भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि बच्चों को दर्द से गुजरना पड़ रहा है जब उनका ये उनके ऊपर ये प्रक्रिया की जा रही है। तो ये बहुत यहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस समय गाजा में है। आज के दिन जो यूएन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट की, रवीना समसदनी, ये गाजा में पहुंची हुई थी। गाजा में रफ़ा के इलाके में ये आज गई थी। तो इन्होंने रफ़ा में कुछ फ़िलिस्तीन लोगों के साथ बातचीत की। ये जो फ़िलिस्तीन लोग थे इनको इसराइल ने गिरफ़्तार किया था, तो लगभग 1-2 महीने तक इसराइल की जेल में रहे। उसके बाद इनको इसराइल ने छोड़ दिया था। तो इन्हीं लोगों के साथ आज के दिन ये रवीना समसदनी ने बात की है। तो इनका जाने का मकसद ये यहाँ पर ये था कि इनसे पूछा जाए कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो जो ये लोग हैं इन्होंने कहा कि जब ये जेल में थे इसराइल की, तो इसराइल की जो सेना है, इसराइल की सेना ने इनके साथ मारपीट की, इनको इल ट्रीटमेंट किया, यानी इनके साथ गलत भाषा का व्यवहार किया और इनको ह्यूमिलेट किया। तो बहुत बुरा सलूक इनके साथ जेल में हुआ था। साथ में टॉर्चर इनके साथ किया गया। और जब इनको जेल से छोड़ा गया तो जेल से छोड़ने के बाद कई ऐसे
कैदी थे जो कि उनको अंडरवियर में ही छोड़ा गया, यानी कि कोई उनके कपड़े नहीं दिए गए उनको। अंडरवियर, इस समय ठंड का मौसम है तो अंडरवियर में उनको जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद वो फिर इतने ठंड में वो अपने इलाके में आए। तो इस तरह से इज़राइल की सेना ने इनके साथ बहुत बर्बरता वाला सलूक किया। ये आज के दिन रवीना समसदनी को पता लगा, और रवीना समसदनी ने अपील की इज़राइल से कि इज़राइल ह्यूमन राइट का यहाँ पर उसका रिस्पेक्ट करे, ह्यूमन राइट का, और इस तरह से दोबारा किसी तरीके से कार्रवाई लोगों के साथ ना करे। ईयू के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी मीटिंग करने के लिए मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, और वहाँ पर मिडिल ईस्ट में उन्होंने इसराइल के साथ बातचीत करनी है, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के साथ बातचीत करनी है, और दूसरे जो अरब स्टेट है उनके साथ बातचीत करनी है। तो ईयू फॉरेन मिनिस्टर की जो यहाँ पर जब ये पहुँचेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लगभग कई देशों के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठा आ रहे हैं, और इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा पहले तो ये है कि यहाँ पर लड़ाई को किस तरह से आने वाले दिनों में जब हमास ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक फ़िलिस्तीन देश में, इसको टू स्टेट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत यहाँ पर फ़िलिस्तीन देश को अस्तित्व में लाने की इनकी एक कोशिश रहेगी। और इसराइल को ये कहना चाहेंगे कि आपको ये बात मानना पड़ेगा और फ़िलिस्तीन देश को अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा इनकी कोशिश ये होगी कि गाज़ा में इस समय काफ़ी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो गाज़ा में किस तरह से वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए, उसमें रिकन्स्ट्रक्शन में कौन कौन देश शामिल होंगे उसके ऊपर भी यहाँ पर आके बातचीत करेंगे। तो ये ईयू फॉरेन मिनिस्टर एक चीज़ में तो सब के सब यहाँ पर इनमें सहमति बनी हुई है, वो ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर फ़िलिस्तीन देश का अस्तित्व आना चाहिए। लेकिन जहाँ पर इनके बीच में विवाद है वो ये है कि जो सीज़ फायर का मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ईयू देश है जो कि चाह रहे कि तुरंत यहाँ पर गाज़ा के अंदर सीज़ फायर हो जाए, जैसे कि स्पेन हो गया, और स्पेन के अलावा दूसरे यूरोपियन देश है जो चाहते हैं कि यहाँ पर सीज़ फायर हो जाए। जबकि कुछ यूरोपियन देश है जिसमें खासतौर में जर्मनी है जो चाहता है कि अभी सीज़ फायर ना हो, क्योंकि अभी तक हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो जर्मनी सीज़ फायर के खिलाफ है अभी। तो इस समय ईयू में सीज़ फायर को लेकर थोड़ा विभाजन है। तो इनकी जो विजिट है वो मंडे के दिन होगी। मंडे के दिन इन्होंने मिडिल ईस्ट में आना है, और मिडिल ईस्ट में इन्होंने जो यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ ही मीटिंग करेंगे। इस समय यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी खबर आई है। यूके की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट वे ढूंढ रही है कि किस तरह से गाज़ा के लोगों को सप्लाई पहुंचाई जाए। और जो गाज़ा की सप्लाई से वो काफ़ी कम पहुंच रही है गाज़ा के लोगों के पास, और वजह ये है कि केवल दो रास्ते से क्रॉसिंग जा रही है, एक तो रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते से और दूसरा खरेम क्रॉसिंग जो इसराइल से निकलती है। अभी बीच में इन्होंने एक रास्ता और निकाला था सिप्रस के रास्ते से। सिप्रस जो यूरोपियन देश है वहाँ से ये शिप में सप्लाईज भर के इसको इजिप्ट भेज रहे थे, फिर इजिप्ट से ये सप्लाईज गाज़ा के अंदर जा रही थी। तो सिप्रस में जब ये शुरू हो गया था, सिप्रस गवर्नमेंट ने इसको हरी झंडी दे दी थी, और यूके की जो शिप है वो सिप्रस से जो मेडिकल सप्लाईज और दूसरे प्रकार के सप्लाईज लेके वो गाज़ा में उनको पहुंचा भी दी गई थी। लगभग 96 टन सप्लाईज यूके ने सिप्रस के रास्ते से गाज़ा के लोगों तक पहुंचाई थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि सिप्रस की जो सप्लाई से पहले उसको इजिप्ट भेजना पड़ रहा है। इजिप्ट भेजने के बाद उसमें फिर चेकिंग हो रही है, फिर चेकिंग होने के बाद उसको गाज़ा में भेजा जा रहा है। तो ये बहुत टाइम लग रहा है इसमें, और ये काफ़ी हल्का हल्का चल रहा है। तो यूके की गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको इस जो प्रोसेस है इसको तेज़ी से किया जाए। तो यूके की जो गवर्नमेंट है उसने आज एक प्लान निकाला है जिसके तहत ये जो सप्लाई से ये सिप्रस के रास्ते से सीधे इसराइल में जाएगी, और इसराइल में जाने के बाद ये खरेम क्रॉसिंग जो पड़ता है इसराइल का क्रॉसिंग, वहाँ से ये गाज़ा की तरफ जाएगी। ऐसा होता है तो इसमें फटाफट ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि सिप्रस में जब पहले चेकिंग हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा करके ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक इसराइल की तरफ से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसराइल ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, यानी कि अपनी सीमा से वो सिप्रस की तरफ से कोई भी सप्लाईज गाज़ा के अंदर नहीं भेजेगा। अब देखना पड़ेगा कि यूके की गवर्नमेंट जो आज उसने प्लान निकाल रहा है, तो वो प्लान जब वो इसराइल के सामने उस प्लान को रखा जाएगा तो इसराइल की गवर्नमेंट उसमें क्या फ़ैसला लेती है वो देखना पड़ेगा अभी। ईयू के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जैसा बोरेल, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने स्टेटमेंट में इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू, उनके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। नेतन्याहू के बारे में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जिम्मेदार है हमास के लिए, हमास को ज़िंदा रखने के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू ने हमास को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया है, और क्योंकि फ़िलिस्तीन लोग बटे रहे आपस में, ये
कोशिश थी नेतन्याहू की, तो इसी कोशिश के तहत उन्होंने फ़िलिस्तीन लोगों को आपस में बांट दिया था। दो फ़िलिस्तीन जगह बनाई गई थी, एक वेस्ट बैंक जिसमें पीए फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार थी और दूसरा इलाका गाज़ा जिसमें कि हमास की सरकार थी। तो जो नेतन्याहू थे वो चाहते थे कि दोनों भागों में फ़िलिस्तीन लोग बँटे रहे, ताकि कभी भी एक फ़िलिस्तीन देश अस्तित्व में ना पाए। तो इसी की कड़ी में उन्होंने जो हमास है उसको मजबूत किया, और हमास को मजबूत नेतन्याहू ने किस तरीके से किया, उन्होंने जैसे कि जो कतर का पैसा है उसको हमास के पास जाने दिया, और जो हमास कुछ भी गलत काम करता था तो उसके ऊपर नेतन्याहू ध्यान नहीं देते थे। तो जैसा बोरेल ने ये चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि हमास को फाइनेंसिंग करने जो भी हमास के पास पैसा आया, तो वो जो पैसा आया उस पैसे आने में इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर 2 स्टेट सॉल्यूशन को लाना ही पड़ेगा। अगर दोबारा से इस तरह से 7 अक्टूबर की घटना ना हो, वो तभी हो सकता है जब यहाँ पर 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, जिसके तहत एक देश इज़राइल आएगा अस्तित्व में जो कि पहले से ही है, और दूसरा देश फ़िलिस्तीन आएगा। तो इससे ही एक गारंटी मिल सकती है कि दोबारा से कभी ऐसा घटना ना हो और ऐसी लड़ाई ना हो। तो उन्होंने जोर दिया है कि अगर इसराइल अगर इसके लिए तैयार भी नहीं होता है 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए, फिर भी उसके ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा, उसको फोर्स करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 स्टेट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। अभी जो इसराइल के प्रेसिडेंट थे इसहाक हर्जोग, वो स्विट्ज़रलैंड में गए थे, वहाँ देवोस समिट हो रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो पहुँचे थे। जब वो पहुँचे थे तो उन्होंने उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल कंप्लेन हो गई थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दी थी, और ये जो कंप्लेन जब हुई तो ये पुलिस में कंप्लेन हुई। अभी ये कंप्लेन इसहाक हर्जोग के खिलाफ़ हुई है, और खिलाफ़ इसलिए हुई है क्योंकि इसहाक हर्जोग ने क्योंकि इसराइल के ऊपर इस समय जेनोसाइड का केस चला है, साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड का केस फाइल कर रखा है, तो उसी के संदर्भ में ये केस, ये जो पुलिस कंप्लेन है वो फाइल हुआ है इसहाक हर्जोग के खिलाफ़। और इसहाक हर्जोग अभी तो क्योंकि वो 1 दिन तक ही रहे स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद वो अभी पहुंच चुके हैं इसराइल में, तो उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता है, और जाहिर सी बात है उनको इम्यूनिटी भी मिली हुई है। तो इम्यूनिटी जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलती है तो कोई भी देश उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन एक ख़ास बात ये कि उनके खिलाफ़ क्रिमिनल कंप्लेंट जो ये स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लिखाई गई थी। यमन के जो हौती से उन्होंने कहा है कि वो उनका जो अटैक है वो उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते। अभी जो अटैक है उनका वो इसराइल की जो शिप्स है उनको निशाना बना रहे हैं, साथ में अमेरिका और ब्रिटेन के शिप को भी अब वो निशाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब उन्होंने आज के दिन कहा है कि हम इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते। उनका कहने का मतलब ये है कि हम सऊदी अरेबिया और दूसरे जो पड़ोस के देश है यूएई, इनके साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, इनके खिलाफ़ लड़ाई नहीं करना चाहते हम। ये हाउती के स्टेटमेंट में आज के आ गया है। और हाउती क्योंकि हाउती यहाँ पर शिप को नुकसान पहुँचा रहे, जो रेड सी से शिप निकल रही है, तो हाउती ने आज ये भी कहा है कि ये जो शिप से केवल हम 3 तरह के शिपों को नुकसान पहुँचाएंगे। जो इसराइल की तरफ शिप जाएगी उसको निशाना बनाएंगे, और दूसरा अमेरिका और ब्रिटिश के शिपों को भी अब हमने निशाना बना रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों ने हमारे ऊपर हमला किया था। आगे वो कहते हैं कि इसके अलावा हम किसी भी देश के शिप्स को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ख़ासतौर में हाउती ने चाइना और रसिया को इस बात का दिलासा दिलाया कि वो इन दोनों देशों के शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हाउती के जो लीडर हैं उन्होंने आज ये कहा है। और कोशिश ये है हाउती की कि किस प्रकार से हाउती इस समय बहुत महत्वपूर्ण ये यहाँ पर बने हुए हैं रेड सी के इलाके में, और अमेरिका की नाक में दम इन्होंने करा हुआ है, सिरदर्द इन्होंने पैदा कर रखा है। और अमेरिका ने इनके बेस में हमला किया था, लेकिन उसके बाद भी हाउती के जो अटैक है वो जारी है अभी।